हेलो एवरीवन, वेलकम टू एईसी प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रिंसिपल ग्रेड और असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए जो एमपीपीएससी द्वारा जो एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम के लिए वोकेशनल एजुकेशन स्ट्रक्चर से संबंधित एक लेक्चर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किए थे कि इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन का स्टार्ट कैसे हुआ, हाउ डिड मॉडर्न एजुकेशन स्टार्ट इन इंडिया। नाउ वी आर कंटिन्यूइंग दिस लेक्चर to know more about the education system of India, particularly to know about what does it mean by the vocational education in India. So let's start. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कल हम लोगों ने ये समझा कि इंडिया में एजुकेशन का जो स्टार्टअप है, वो स्टार्टअप जब पहले एस्टेब्लिश किया गया तो उसके लिए वुड डिस्पैच को लाया गया। वुड डिस्पैच के बाद फिर हंटर कमीशन को लाया गया और हंटर कमीशन ने जब अपनी रिकमेंडेशन दी तो उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हुए और उसके बाद यूनिवर्सिटी कमीशन, ग्रांट कमीशन जो यूजीसी कमीशन कर्जन के द्वारा लाया गया, उसके बाद सेटलर कमीशन आया और हार्टोग कमेटी आई। इन सब ने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रक्चराइज करने की बहुत कोशिश की और स्ट्रक्चराइज किया भी बहुत हद तक। और ये प्रोसेस जो इंडियन एजुकेशन को स्ट्रक्चराइज करने की थी, रिवाइज करने की थी, ये लगातार चलती रही और हम लोग डे बाय डे जब भी कोई नया प्लान आता था इंडियन एजुकेशन सिस्टम को एक नया स्वरूप प्रदान करते थे। तो उसको एक नया स्वरूप प्रदान करते थे तो ये हमारे लिए एक जरूरी था कि हम उसे प्रॉपर शेप में ले आएँ और इंडियन के लिए फेवरेबल कंडीशन ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको बना सकें। इसी सीरीज में हम लोग देखते हैं कि हार्टोग कमेटी जब 1929 में आई तो इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम था उस एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रक्चराइज तो किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो बेसिक जो एजुकेशन प्लान था इंडिया का, बेसिक एजुकेशन इंडिया का जो स्ट्रक्चर था उससे थोड़ा सा दूर सा होने लगा। एट दैट टाइम महात्मा गांधी ने एक एजुकेशन प्लान तैयार किया। महात्मा गांधी ने एक एजुकेशन प्लान तैयार किया जिसे हम लोग वर्धा एजुकेशन स्कीम के नाम से जानते हैं। वर्धा शिक्षा योजना के नाम से उसको जाना जाता है, वर्धा शिक्षा योजना, इसके नाम से उसको जाना जाता है। और ये सब हुआ 1937 में। 1937 में देखिए इसमें क्या हुआ। बेसिक एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल इन द गिफ्ट ऑफ महात्मा गांधी टू इंडिया। महात्मा गांधी ने भारत को जो कुछ दिया है उसमें बेसिक यानी बुनियादी शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है अभी तक उन्होंने जो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को दिया है। इट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ वर्धा योजना। इसको वर्धा योजना, नई तालीम या बुनियादी तालीम और द बेसिक एजुकेशन या गांधी प्लान नई तालीम के नाम से जाना जाता है। उसके कई नाम है, बुनियादी शिक्षा कह लीजिए, नई तालीम कह लीजिए, बेसिक एजुकेशन कह लीजिए। 23 अक्टूबर 1937 को यह योजना महात्मा गांधी ने तैयार की। क्या होता है इसमें देखिए, The All India Education Conference held at Bardha on October 1937। 1937 के अक्टूबर में वर्धा में एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस सम्मेलन बुलाया गया, माने शिक्षा का एक सम्मेलन बुलाया गया, प्रिसाइडेड बाय द गांधी जी, और उसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की। इन हिज इनॉग्रल एड्रेस गांधी जी हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हिज फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। अगर परीक्षा में प्रश्न यह आता है कि गांधी के शिक्षा संबंधी दर्शन को सबसे पहले कहां पर देखा गया, तो गांधी जी ने शिक्षा संबंधी दर्शन को सबसे पहले वर्धा कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया। जब वर्धा कॉन्फ्रेंस को वो एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने शिक्षा के बारे में अपनी बेसिक जो उनकी फिलॉसफी थी, दर्शन था, उसको प्रस्तुत किया गांधी जी ने। आफ्टर दैट देयर वाज एन ओपन डिस्कशन ऑन मेनी एस्पेक्ट ऑफ दिस नई तालीम। उसके बाद गांधी जी ने बहुत डिटेल में सारे मेंबर से इस बारे में चर्चाएं की कि हमको एजुकेशन सिस्टम में, शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या सुधार करना चाहिए। मैनी स्कॉलर्स इंक्लूडिंग रिनोड गांधीयन एजुकेशनिस्ट विनोबा भावे, देखिए बहुत बड़ा नाम है, काका कालेलकर एंड जाकिर हुसैन, ये गांधीवादी शिक्षाविद थे जो गांधी की आइडियोलॉजी में विश्वास करते थे। पार्टिसिपेटेड इन दिस डिस्कशन। The following resolution were passed on the last day of conference। और जिस दिन इस कॉन्फ्रेंस का लास्ट डे था उस दिन उन्होंने कुछ रेजोल्यूशन पास किए। उस रेजोल्यूशन के पास करने में गांधी जी का रोल है, जाकिर हुसैन का रोल है, काका कालेलकर का रोल है और आचार्य विनोबा भावे का रोल है। नेक्स्ट, इसमें कौन कौन से रेजोल्यूशन पास किए थे? चिल्ड्रन शुड बी गिवन नेशन वाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टिल 7 ईयर। देखिए कितना बड़ा रेजोल्यूशन पास किया कि 7 वर्ष तक के बच्चों को फ्री में शिक्षा मिलनी चाहिए नेशन वाइड। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी द
मदर टंग, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग। और भाषा कौन सी होनी चाहिए? मातृभाषा, यानी मातृभाषा में 7 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा मुफ्त मिलनी चाहिए। द एजुकेशन imparted during this period should be focused on handicraft। ये बहुत बड़ा महात्मा गांधी का देन था कि महात्मा गांधी ने इसमें हस्तशिल्प को प्रमोट करने की बात कही, हस्तशिल्प को, हैंडीक्राफ्ट को। प्रोडक्टिव वर्क, दीज डेवलपमेंट ऑफ अदर एबिलिटीज एंड क्वालिटीज शुड बी एज फॉर एज पॉसिबल बी रिलेटेड टू द क्राफ्ट चूजन बाय द चाइल्ड कीपिंग इन हिज व्यू द चाइल्ड्स एनवायरमेंट। अब देखिए कितनी अच्छी बात कही कि एक तो बच्चों को फ्री में शिक्षा मिलनी चाहिए, शिक्षा मातृभाषा में मिलनी चाहिए, दूसरा कि क्राफ्ट की शिक्षा जरूर दी जानी चाहिए। और अब बच्चा कोई क्राफ्ट यानी कि किसी शिल्प को एक सीखने की कोशिश करता है तो वो जो सीख रहा है जिस क्राफ्ट को, वो पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए। कितनी अच्छी बात की कि पर्यावरण का कोई नुकसान नहीं हो जाए, ऐसा कोई क्राफ्ट ना सीखे, कोई ऐसी कोई शिक्षा ना ले, ऐसी कोई वोकेशनल ट्रेनिंग ना ले कि जिससे एनवायरनमेंट अफेक्ट हो। तो ये 3 बड़े बेसिक प्लान थे, रेजोल्यूशन थे जो महात्मा गांधी के द्वारा उस समय पास किए गए वर्धा शिक्षा योजना में। ठीक है, तो इसमें हैंडीक्राफ्ट को याद रखिएगा। जब ब्रिटिशर्स ने नया एजुकेशन सिस्टम अडॉप्ट किया तो उन्होंने महात्मा गांधी के इस वर्धा शिक्षा योजना के सारे उसको मान लिया, सारे रेजोल्यूशन को मान लिया, एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ दिया, हैंडीक्राफ्ट को। उन्होंने हैंडीक्राफ्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया होता तो उन्होंने यहां पर जो इतनी सारी मशीन्स लगाई हुई थी, जो प्रोडक्शन कर रहे थे, फैक्ट्री सिस्टम था, उससे उनके प्रोडक्ट कम बेचे जाते इंडिया में। वो चाहते थे कि हमारे प्रोडक्ट यहां पर जो मशीन मेड प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सोल्ड आउट हो इंडिया में। तो उनके प्रोडक्ट अगर ज़्यादा सोल्ड आउट कर रहे हैं तो यहाँ के लोकल लोगों को प्रोडक्ट बनाने से रोकना होगा। हैंडीक्राफ्ट यहाँ के लोगों की स्किल में था और वो हैंडीक्राफ्ट को इंडस्ट्रियलाइजेशन ने पूरा का पूरा खत्म कर दिया था। और इसी हैंडीक्राफ्ट को छोड़ करके उन्होंने महात्मा गांधी के इस वर्धा शिक्षा योजना के सारे वैल्यूज को अडॉप्ट कर लिया, सब कुछ अपना लिया। इसके बाद क्या होता है? आफ्टर दीज रेजोल्यूशन वर पास्ड, कमेटी ऑफ एक्सपर्ट वाज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई इस रेजोल्यूशन के पास होने के बाद। द टास्क टू प्रिपेयरिंग अ प्रैक्टिकल कोर्स बेस्ड ऑन दीज रेजोल्यूशन। On the basis of these proposals, a national education plan was prepared, which became the famous throughout the country by the name of नई तालीम, बेसिक एजुकेशन या वर्धा स्कीम। जब जाकिर हुसैन को समिति बनाई गई और उससे कहा गया कि इसको एडजस्टमेंट में लेके आइए और इस पर एक नई योजना तैयार कीजिएगा, तो इन रेजोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी प्लान तैयार किया गया शिक्षा का, जिसे पूरे देश में 3 नाम से जाना जाता है, जिसे बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, उसे नई तालीम के नाम से जाना जाता है, नई तालीम के नाम से जाना जाता है, या उसे वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है, वर्धा शिक्षा योजना। इन 3 नामों से उसको जाना जाता है। तो यह था वर्धा शिक्षा प्लान। इस वर्धा शिक्षा प्लान में अगर हम वोकेशनल की बात करेंगे तो वोकेशनल के लिए हैंडीक्राफ्ट सबसे पहले इसमें डिस्कस किया गया और महात्मा गांधी ने इसको इस रेजोल्यूशन को पास किया। तो कौन कौन से रेजोल्यूशन थे ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। वर्धा शिक्षा प्लान में कब आया ये भी आपको पता होना चाहिए। ये अक्टूबर 1937 को आया। ठीक, नेक्स्ट, इस वर्धा शिक्षा की पॉपुलैरिटी पूरे देश में फैल गई, पूरे देश में बहुत जल्दी से फैल गई और महात्मा गांधी ने छोटे छोटे हर क्राफ्ट के लोगों को इस शिक्षा से, इस तरह की नई तालीम से जोड़ दिया। और एट दैट टाइम आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया 1939 में। तो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा रिफॉर्मेटिव प्लान इंडिया में पेश नहीं किए गए और उस समय लग गया एक लगभग 3 से 4-5 साल का समय ऐसा ही निकला जब कोई भी रिफॉर्मेटिव प्लान इंडिया में नहीं आ पाया, क्योंकि वॉर की कंडीशन चल रही थी। तो जब वॉर समाप्त होने के लिए आया तो ब्रिटिशर्स ने एक नया एजुकेशन प्लान इंडिया में लॉन्च किया और उन्होंने एक नई स्कीम बनाई जिसको कहते थे सार्जेंट एजुकेशन स्कीम। ये 1944 में तैयार की गई थी। 1944 में द सार्जेंट स्कीम, फॉर्मली नोन एज द रिपोर्ट ऑफ द सार्जेंट कमीशन,
जो सार्जेंट कमीशन बनाया गया, उस कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश की उस पर बेस्ड है, इसलिए उसको सार्जेंट रिपोर्ट के नाम से, स्कीम के नाम से जानते हैं। ऑन पोस्ट वॉर एजुकेशन डेवलपमेंट इन इंडिया, यानी युद्ध के बाद भारत में शिक्षा के विकास के लिए जिस स्कीम को लॉन्च किया गया, जिस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, उसका नाम था सार्जेंट स्कीम। In 1944 memorandum prepared at the behest of British run government of India that outline in the future development of literacy and education in India। युद्ध के बाद भारत में शिक्षा का भविष्य निर्धारित करने के लिए, विकास का भविष्य निर्धारित करने के लिए सार्जेंट प्लान को प्रस्तुत किया गया। A central goal of the Sargent scheme was the educational reconstruction of India। भारत में शिक्षा का रिकंस्ट्रक्शन कर रहा था, पुनर्निर्माण करना था शिक्षा को, यानी उसको फिर से रिवाइव करना था, फिर से एक नया स्ट्रक्चर देना था शिक्षा को। रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी, देखिए इसमें भी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल इंडियन चिल्ड्रन इन द 6 to 11 ईयर एज ग्रुप। ये उसी से इंस्पायर है जो महात्मा गांधी ने दिया था यहां पर, जिसका नाम था वर्धा प्लान। तो वर्धा प्लान में महात्मा गांधी ने जो योजना पेश की थी, उसी योजना से इंस्पायर होकर के इन्होंने फ्री एजुकेशन 6 to 11 ईयर के बच्चों के लिए रिकमेंड की। द प्लान एम टू ब्रिंग अबाउट द यूनिवर्सल लिटरेसी इन इंडिया विद इन 40 ईयर्स ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन। उसका यह मानना था कि भारत में लोगों की साक्षरता को अगले 40 साल में, और 44 में यह आया, तो उसमें 40 को अगर हम ऐड करेंगे तो 84 में इसका टारगेट रखा गया, 1984 में। ये 1944 में आया और 40 ईयर इसमें पेश किया गया, ऐड किया गया, तो 1984 तक इसमें टारगेट रखा गया कि एक यूनिवर्सल लिटरेसी रेट इंडिया में डेवलप करनी है, जिससे कि हम स्किल्ड हो सकें। देखिए याद रखिएगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति स्किल्ड नहीं होता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति स्किल्ड होता है, और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो स्किल्ड नहीं होता है। लेकिन फिर भी जैसे कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग लेकर के अपने आप को स्किल्ड बना सकते हैं। तो अब एजुकेशन सिस्टम में इन सब की जरूरत पड़ने लगी कि हम लोगों को स्किल और किस तरीके से बना सकते हैं, कितनी जल्दी लोगों को स्किल बना सकते हैं। सार्जेंट स्कीम में क्या क्या रखा गया? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एलिमेंट्री स्कूल्स एंड हाई स्कूल। देखिए प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल ये यहां पर स्थापित किए गए। हाई स्कूल दो तरह के होते थे, एक एकेडमिक, अब आपको समझ में आ जाएगा, एकेडमिक, और दूसरा है वोकेशनल। वोकेशनल आप समझते हैं, जहां पर उनको ट्रेनिंग कराई जा सकती है। वो ट्रेनिंग किसी भी प्रकार की हो सकती है, किसी टेक्निकल चीज को सीखने की हो सकती है, किसी मशीन को चलाने की हो सकती है, या कोई ऐसा शॉर्ट टर्म कोर्स करने की हो सकती है जिससे आप अपने आप को नॉन स्किल्ड से स्किल्ड बना लें। तो वोकेशनल इंट्रोड्यूस करना ये जरूरी इसलिए था ताकि हम लोगों को जल्दी से जल्दी रोजगार दे सकें और जल्दी से जल्दी लोगों को नॉन स्किल्ड से स्किल्ड बना सकें। इसलिए इस स्कीम में हाई स्कूल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, एकेडमिक हाई स्कूल्स एंड वोकेशनल हाई स्कूल्स, है ना। और जो इंटरमीडिएट कोर्सेज थे उनको उन्होंने हटा दिया गया, सीधा यहीं पर सब कुछ डेवलप कर दिया गया। नेक्स्ट, इसके बाद भारत आजाद हुआ 1947 में, और 1947 में हमारे यहाँ पर एक मंत्रिमंडल बना, और उस मंत्रिमंडल में एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया मौलाना आजाद साहब को। तो मौलाना आजाद साहब जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने इंडिया में एजुकेशन को फिर से रिवाइव या रिकंस्ट्रक्ट करने की बात कही, और ऐसा करने की उन्होंने एक कमीशन बनाया, और एक कमीशन फॉर्म हुआ 1948 में। 1948 में कमीशन फॉर्म हुआ, और उस कमीशन को फॉर्म किया गया राधाकृष्ण कमीशन के नाम से, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने, जिनके बर्थडे को हम लोग टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। राधाकृष्ण कमीशन रिकमेंडेड अमंग अदर थिंग्स दैट टीचर्स रिसीव अ परसेंटेज ऑफ मोर सिग्निफिकेंट कंपनसेशन टू प्रोवाइड देम विद एन इंसेंटिव टू एजुकेट। इसने छात्रों के लिए नहीं, शिक्षकों के संबंध में भी अपने रिकमेंडेशन पेश किए। राधाकृष्ण कमेटी रिकमेंडेशन हेल्प्ड शेप इंडियाज एजुकेशन सिस्टम बाय रिपोर्टिंग ऑन इंडियन यूनिवर्सिटीज। देखिए उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को एक ऐसा रिस्ट्रक्चराइज किया कि जिसकी हमको वास्तव में जरूरत थी। एजुकेशन एंड सजेस्टिंग मॉडिफिकेशन एंड एक्सटेंशन दैट मे बी डिजायरेबल टू मीट द कंट्रीज करंट एंड फ्यूचर नीड्स। देश की तात्कालीन शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं और रोजगार संबंधी आवश्यकताओं और कौशल कार्यक्रमों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राधाकृष्णन ने इस कमेटी में बहुत सारे ऐसे रिकमेंडेशन पेश किए जिससे हमारे देश के तात्कालिक और भविष्य
संबंधी चीज़ों का निर्धारण किया जा सकता था। रिकमेंडेशन कमेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन December 1948 in New Delhi, when India's Minister of Education Maulana Azad issued a statement detailing the government's intention regarding the goal and scope of education. तो जब उन्होंने दिल्ली में एक भाषण में ये कहा कि हम एजुकेशन सिस्टम के तहत क्या सेटअप करना चाहते हैं, इस प्रकार से कमेटी ने भी अपना रिपोर्ट तैयार करना शुरू कर दिया। द कमीशंस 1949 रिपोर्ट्स asserted the situation of higher education in newly independent India and made recommendation as for its improvement. उन्होंने कहा कि जब को हम हायर एजुकेट किसी को नहीं करेंगे तो इस देश में टेक्निकल, वोकेशनल या किसी भी प्रकार के एजुकेशन डेवलपमेंट की उम्मीद नहीं रख सकते हैं। तो हायर एजुकेशन पर इनका पूरा का पूरा ध्यान गया और इस हायर एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन पेश की और उन रिकमेंडेशन से भारत में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को, यूनिवर्सिटीज़ को, ये सारे इंस्टीट्यूशन हैं वो रिपोर्ट करना शुरू कर दिए। इसके बाद भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्ट्रक्चराइज हो गया और स्ट्रक्चर होकर के वो है काम करने लगा और ये भारत में काफ़ी समय तक चलता रहा। काफ़ी समय के बाद इस स्ट्रक्चर को फिर से रिस्ट्रक्चर करने का काम 70s के दौर में हुआ और 1964 में एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन भारत में वर्तमान एजुकेशन सिस्टम कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर ही चल रहा है। Until and unless the Modi government has issued the new education policy of 2020, जब तक भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 लागू नहीं की, तब तक भारत में कोठारी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही शिक्षा व्यवस्था को चलाया जा रहा था। तो हमें इसको थोड़ा सा ज़्यादा डीप में समझने की आवश्यकता है कि इस रिकमेंडेशन और इस कमीशन ने क्या क्या कहा, इसकी क्या क्या रिकमेंडेशन है। कोठारी कमीशन वाज एन एडहॉक कमीशन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एडहॉक कमीशन इसको कहते हैं तदर्थ, यानी ये टेम्परेरी कमीशन होता है जिसको किसी पर्टिकुलर काम के लिए बनाया जाता है, उसके बाद वो डिसॉल्व कर दिया जाता है। कोठारी कमीशन वाज फॉर्म्ड ऑन जुलाई 1964। देखिए ये कमीशन की डेट है जिस दिन फॉर्म हुआ। ऑन 29 ऑफ जून 1966 कोठारी कमीशन वाज डिसॉल्व। इस दिन उसने अपनी रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट पेश करने के बाद वो डिसॉल्व हो गया। कमीशन अपनी रिपोर्ट किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री या पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट के लिए जब रिपोर्ट को रिकमेंडेड कर देता है, उसके बाद जितने भी एडहॉक कमीशन है वो डिसॉल्व हो जाते हैं। फिर डिपेंड करता है सरकार के ऊपर या डिपार्टमेंट के ऊपर कि उसकी रिपोर्ट पर क्या एक्शन लेते हैं। तो ऐसे ही इसने शिक्षा के बारे में अपनी रिपोर्ट तैयार की जुलाई 1964 से जून 1966 तक। उसके बाद अपनी रिपोर्ट सौंप दी और रिपोर्ट सौंपने के बाद फिर सरकार ने क्या किया ये हम देखते हैं और रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा वो देखते हैं। It was formed under the chairmanship of Daulat Singh Kothari. Daulat Singh Kothari, he was the then chairman of University Grant Commission. और ये इस समय यूजीसी के चेयरमैन थे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन थे। कोठारी कमीशन was the 6th commission in India post independence, but it was the first commission mandate टू comprehensively डील विद द एजुकेशन सेक्टर ऑफ इंडिया। इसने comprehensively इंडियन एजुकेशन सिस्टम के साथ उसको पूरे सिस्टम को रिस्ट्रक्चराइज करने की कोशिश की। नेक्स्ट, द कोठारी कमीशन हैड अ कोर ग्रुप ऑफ 20 मेंबर्स। याद रखिएगा ये बहुत छोटा कमीशन नहीं है। इस कमीशन में लगभग 20 लोगों की कोर कमेटी है जो इसमें रिकमेंडेशन अपनी सजेशंस को देती है। द कोठारी कमीशन हैड ए कोर ग्रुप ऑफ 20 मेंबर्स। The commission took a consultation from the panel of 20 overseas consultants who were based out of the USA, UK, Japan, France, Sweden. They were expert in the education domain. शिक्षा के क्षेत्र में जो महारथी थे, शिक्षा के क्षेत्र में जो विशेष योग्यता रखने वाले, ऐसे लगभग ओवरसीज मतलब पूरी दुनिया के 20 कंसल्टेंट से भी संपर्क किया गया जिनका संबंध यूएसए से, यूके से, जापान से, फ्रांस से, स्वीडन, यानी इतने देश के लोगों से कंसल्ट करने के बाद इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट्स तैयार करना शुरू की कि एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है कि हम देशों के एजुकेशन सिस्टम को भी समझें। जैसे आपको याद होगा हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे इंडिया का, तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बना रही थी, तो उस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने भी दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी किया था। There were 19 working groups or task forces in the Kothari Commission. इतने 19 समूह बनाए गए। In a span of 21 months, the commission had interviewed 9,000 people who were working as a scholar,
एजुकेटर एंड साइंटिस्ट, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों और छात्रों की लगभग 9000 की संख्या का इंटरव्यू लिया गया 21 महीनों के समय में। उसके बाद भारत के एजुकेशन सिस्टम को एक नया स्वरूप मिलने वाला था, नई रिकमेंडेशन मिलने वाली थी कोठारी कमीशन के आधार पर। रिपोर्ट वाज सबमिटेड बाय द कोठारी कमीशन ऑन 29 ऑफ जून 1966। जैसा कि मैंने कहा था, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। और रिपोर्ट किसको सौंप दी इन्होंने, एमसी चांगला। एमसी चांगला उस समय भारत के शिक्षा मंत्री थे। एमसी चांगला को उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और उसके बाद ये कमीशन डिसॉल्व हो गया। नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री के हाउ टू रिएक्ट ओवर द रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन पर क्या काम करना है, अब ये किसका काम था, एजुकेशन मिनिस्ट्री का काम था। अब देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। टू प्रोवाइड पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। देखिए, भारत में पॉलिसीज एंड गाइडलाइन, इसके बारे में एक योजना तैयार करनी थी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। भारत में शिक्षा के विकास को एक आधार देना था, एक योजना प्रस्तुत करनी थी। टू फाइंड एंड इवॉल्व अ जनरल पैटर्न ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। भारत में शिक्षा का एक ऐसा आम स्ट्रक्चर तैयार करना था जो ऑलमोस्ट सबके लिए अच्छा हो, किसी पर्टिकुलर वर्ग के लिए एजुकेशन रिजर्व नहीं करनी थी, सबके लिए एजुकेशन का स्ट्रक्चर तैयार करना था। टू एग्जामिन एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंडियन एजुकेशन सेक्टर। इंडियन एजुकेशन सेक्टर के सभी एस्पेक्ट को एग्जामिन करना था कि इसमें वोकेशनल क्या होना चाहिए, टेक्निकल क्या होना चाहिए, इसमें और कौन कौन से एजुकेशन मॉड्यूल हो सकते हैं, किस किस वर्ग के लिए किस लैंग्वेज में शिक्षा दी जाएगी। Although the Kothari Commission was established to review the entire education sector, जैसा कि इसमें कहा गया कि भारत के संपूर्ण शिक्षा क्षेत्र के लिए उसने काम किया, लेकिन फिर भी यह दो क्षेत्रों में काम नहीं कर सका। वो थे लीगल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन। ये याद रखिएगा, इसको कहते हैं विधि शिक्षा, विधि शिक्षा और चिकित्सकीय शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा। तो ये दो सेक्टर में बिल्कुल भी काम नहीं कर सका। याद रखिएगा, ये इससे बाहर हो गए, इस पर इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया और विधि शिक्षा में और चिकित्सा शिक्षा में इसने कोई रिकमेंडेशन नहीं की कोठारी कमीशन ने। और मैं आप देखते हैं कोठारी कमीशन की, देखिए कोठारी कमीशन ने टोटल 23 रिकमेंडेशन की थी, लगभग सारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को कवर किया था, लेकिन फिर भी हम उनमें से कुछ ब्रीफ रिकमेंडेशन को डिस्कशन करेंगे। प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रिकमेंडेड प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 12। ये याद रखना है, ये आपको याद रखना है कि कोठारी कमीशन ने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में शिक्षा देने की बात कही थी। लैंग्वेज, अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो द कमीशन रिकमेंडेड द अडॉप्टिंग अ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला एट स्टेट लेवल। इट इंटेंड टू प्रमोट a language of southern state in Hindi speaking states, है ना, southern states in Hindi speaking states. It intended to promote Hindi, English and regional language in non Hindi speaking states. देखिए, जब इन्होंने कहा कि जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं तो वहां पर हिंदी और इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज को भी प्रमोट किया जाएगा, और जो सदन है वहां पर इंग्लिश को रिकमेंड किया जाएगा। तो ऐसे ही उसने 3 स्टेट बना दी कि इंग्लिश को, इंग्लिश हिंदी दोनों को, और इंग्लिश हिंदी के साथ साथ रीजनल लैंग्वेज, इन सब की एक्सेप्टेबिलिटी को एजुकेशन सेक्टर में कोठारी कमीशन ने ऐड कर दिया। द कोठारी कमीशन रिकमेंडेड प्रमोटिंग आर रीजनल लैंग्वेजेस संस्कृत एज वेल एज इंटरनेशनल लैंग्वेज, प्रिफरली इंग्लिश। उन्होंने ये कहा कि जैसे रीजनल लैंग्वेज की बात करेंगे, लोकल लैंग्वेज की बात करेंगे तो संस्कृत और इंग्लिश, इन दोनों को ही प्रमोट करने की बात कही। आपने देखा होगा, द कोठारी कमीशन रिकमेंडेड प्रोवाइडिंग फेवरेबल एंड एडिक्वेट सर्विसेज कंडीशन फॉर द टीचर्स एंड प्रोवाइडिंग देम विद द नेसेसरी फ्रीडम टू कंडक्ट एंड पब्लिश दोज फाइंडिंग्स। टीचरों को भी अपने मॉड्यूल्स तैयार करने और उनको पढ़ाने की टेक्निक्स के बारे में रिकमेंड किया गया कि वे भी अपने मॉड्यूल्स को ठीक ठाक से तैयार रखें, और बच्चों को प्रैक्टिकल और थियोरटिकल दोनों ही प्रकार की शिक्षा की बात भी इस कमीशन में कही गई थी। तो इस कमीशन के जो ऑब्जेक्टिव्स थे, उसकी रिपोर्ट्स थी, रिकमेंडेशन थी, इनको हम लोगों ने देखा। इससे इंडियन एजुकेशन सिस्टम प्रिपेयर हुआ, और 1966 से जब से इसकी रिपोर्ट्स इंडिया में लागू की गई, तब से लेकर के 2020 तक
जब तक NEP 2020 या नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई तब तक ऑलमोस्ट यही रिपोर्ट्स इंडिया में चलती रही। और इसी रिकमेंडेशन के आधार पर कुछ और रिकमेंडेशन, जैसे टू प्रमोट सोशल जस्टिस, देखिए द कोठारी कमीशन फोकस्ड ऑन गर्ल्स एजुकेशन। गर्ल्स एजुकेशन जी नोटेबल पॉइंट्स हैं, एजुकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, एजुकेशन ऑफ ट्राइबल पीपल्स, फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। देखिए कितनी अच्छी रिकमेंडेशन इस कमीशन ने किए हैं कि जो फिजिकली मेंटली चैलेंज्ड हैं उनके लिए एजुकेशन स्ट्रक्चर तैयार किया जाए, बैकवर्ड को भी एजुकेशन मिले, ट्राइबल्स को भी एजुकेशन मिले, गर्ल्स एजुकेशन पर इसने बात की है। एज ए साइंस एंड मैथ्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ एनी नेशन, द कोठारी कमीशन रिकमेंडेड मेकिंग मैथ एंड साइंस एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। देखिए उन्होंने ये कहा कि किसी भी देश के विकास में विज्ञान और गणित की भूमिका ज़्यादा होती है, इसलिए एजुकेशन सिस्टम के सभी लेवल पर मैथ और साइंस यानी गणित और विज्ञान को अनिवार्य विषय यानी इंटीग्रल अभिन्न पार्ट के रूप में होना चाहिए, और ये इंडिया में है भी। द कमीशन रिकमेंडेड रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव एजुकेशन एट यूनिवर्सिटी लेवल by paying special attention to the postgraduate level research, training, providing adequate libraries and laboratories and funds। जैसा कि मैंने कहा कि प्रैक्टिकल एजुकेशन पर बल दिया, अब साइंस आएगा तो प्रैक्टिकल भी आएगा, तो लैब का कॉन्सेप्ट आ गया। इसके अलावा प्रैक्टिकली लोगों को सिखाना बहुत जरूरी था, क्योंकि साइंटिफिक टेम्परामेंट में अगर आप प्रैक्टिकली कुछ नहीं सीखते हैं, सब कुछ थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, तो फिर आप बहुत अच्छे स्किल्ड नहीं होंगे, उसमें आप स्किल्ड नहीं होंगे। ये इसकी रिकमेंडेशन थी। अब इसकी रिकमेंडेशन के बाद इंडिया में स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया, किसका? एजुकेशन का। तो हम थोड़ा सा ब्रीफ समझते हैं कि इस एजुकेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या था और उसमें था क्या। तो आज हम देखेंगे एजुकेशन स्ट्रक्चर के मॉड्यूल को, तो उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक हमारे पास है प्राइमरी एजुकेशन, जिसे हम लोग एलिमेंट्री एजुकेशन भी कहते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन भी कहते हैं। तो प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके बाद है हमारे पास मिडिल एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, और उसके बाद है हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन है। हायर एजुकेशन और मिडिल एजुकेशन को अगर हम देखेंगे, ये तो हमारा हो गया एक जनरल स्ट्रक्चर जो हमारी कंट्री में चलता है, जिसको हम लोग कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर फॉलो करते हैं। लेकिन अगर हम टाइप्स ऑफ एजुकेशन को डिस्कस करेंगे तो हमको यहां पर ये डिस्कस करना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ एजुकेशन में दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं हम उसे, वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वोकेशनल एजुकेशन में प्रैक्टिकल का जो रेशो है वो ऑलमोस्ट 70% तक रहता है। टेक्निकल में भी इसका रेशो ऑलमोस्ट 50% तक रहता है, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन इतनी रैपिडली जॉब अडॉप्टिंग नहीं होती है, उसमें बहुत तेजी से रोजगार प्रदान करने की संभावनाएं नहीं होती। इसमें एक स्पेसिफिक टारगेट होता है, उसके बाद ही आप कर सकते हैं। वो सारे टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल एजुकेशन भी होते हैं, टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल भी हो सकते हैं, लेकिन सारे वोकेशनल टेक्निकल नहीं हो सकते। सारे वोकेशनल टेक्निकल नहीं हो सकते हैं, लेकिन जितने भी टेक्निकल एजुकेशन के सेक्टर होंगे वो सब वोकेशनल होंगे ही। उसमें टेक्निकल भी हो सकते हैं वोकेशनल में ट्रेनिंग के अलावा मेडिकल भी हो सकते हैं, मेडिकल भी एजुकेशन हो सकता है, और भी कई प्रकार के सप्लीमेंट्री प्रोग्राम हो सकते हैं। तो वोकेशनल एजुकेशन स्ट्रक्चर जो है वो अपने आप में एजुकेशन का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमारे जो प्रैक्टिकल बेस्ड है उसको 70% तक लेके जाता है, और यह छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड होता है। छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड होता है। सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, डिग्री कोर्सेज भी होते हैं, सभी तरह के कोर्सेज होते हैं। अगर हम वोकेशनल कोर्सेज की बात करेंगे इंडिया में, तो वोकेशनल कोर्सेज को हम 3 लेवल पर देख सकते हैं, हायर लेवल पर, मिडिल लेवल पर और लो लेवल पर। हाई लेवल पे हम लोग कह सकते हैं कि आईआईटीज है। अगर हम मिडिल लेवल पर कहेंगे तो पॉलीटेक्निक है, पॉलीटेक्निक कॉलेजेस हैं। लो लेवल पर कहेंगे तो आईटीआईज हैं। अगर हम आईआईटीज की बात करेंगे तो हमारे देश में लगभग 23 आईआईटीज हैं,
पॉलिटेक्निक की बात करेंगे तो 2128 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं। आईटीआईज की बात करेंगे तो दे आर इन 1000, ऑलमोस्ट 30 to 40,000 आईआईटीज हैं जो अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग वोकेशनल कोर्सेज में लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, ये इंडिया में प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, वोकेशनल कोर्सेज के लिए रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन है, जिनको अलग अलग लेवल पर देखा है। हायर एजुकेशन के लिए, मिडिल एजुकेशन के लिए और लोअर एजुकेशन के लिए। ये लोअर और मिडिल दोनों में काम करता है आईटीआईज। तो ये हमारे यहाँ का स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग वोकेशनल एजुकेशन के संदर्भ में देखते हैं। अब हमको ये देखना है कि वोकेशनल एजुकेशन में किस किस प्रकार के स्ट्रक्चर्स हमारे एजुकेशन स्ट्रक्चर का है। देखिए इसमें देखेंगे आप तो एलिमेंट्री एजुकेशन यानी प्राइमरी एजुकेशन 6 to 12 ईयर्स के लिए। इसके बाद आप पढ़ेंगे एक सेगमेंट होगा जिसको कहेंगे जनरल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जाम्स सर्टिफिकेट, और उसके ही पैरेलल है वोकेशनल एग्जाम, जिसमें आप किसी भी स्किल जॉब को सीखते हैं। इसमें आप जा सकते हैं तो सर्टिफिकेट कोर्स भी हो सकता है, अप्रेंटिस कोर्स भी हो सकता है, क्राफ्टमैन का हो सकता है, और जब सेकेंडरी लेवल पर जाएंगे तो आप पॉलिटेक्निक में भी जा सकते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जा सकते हैं। अगर आप सिंपल पढ़ते हैं तो आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन में भी जा सकते हैं और एक एकेडमिक एजुकेशन में भी आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद मास्टर्स प्रोग्राम है और डॉक्टरेट प्रोग्राम है। अगर हम टेक्निकल फील्ड में आते हैं, वोकेशनल फील्ड में आते हैं, तो वोकेशनल के बाद हम पॉलिटेक्निक में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सकते हैं, और एडवांस इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उसमें इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज हैं, साइंटिस्ट हैं, क्राफ्टमैन हैं, ये सब वोकेशनल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने वाले। देखिए वर्कर्स विदाउट स्पेसिफिक स्किल एक अलग कैटेगरी है, वोकेशनल ट्रेनिंग करने वाले लोग अलग हैं, और जनरल जो एजुकेशन ले रहे हैं वो लोग अलग हैं। तो वोकेशनल को बहुत छोटे लेवल से हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब आप देख पा रहे होंगे नई एजुकेशन पॉलिसी जो मैं आपको एक दिन एक्सप्लेन करूंगा, उसमें आप देखेंगे कि नया एजुकेशन जो प्लान है, उस नए एजुकेशन प्लान में, नई एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल कोर्सेज को बहुत छोटे लेवल से ही, स्कूलिंग लेवल से ही डेवलप करने की बात कही गई है। यानी हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल की ओर लेके जा रहे हैं। तो हमारी नई शिक्षा नीति है वो हमारी कौशल शिक्षा की ओर हमको लेकर के चल रही है, यही उसका प्लस पॉइंट है। ये भी हमारा एजुकेशन स्ट्रक्चर है, चाहे अनस्किल्ड, उसके बाद क्राफ्ट, उसके बाद टेक्नीशियन, इंजीनियर्स, टेक्नोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट। और इधर अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें वोकेशनल कोर्स भी है, डिप्लोमा कोर्स भी है, पॉलिटेक्निक भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। यहाँ पर आईटीआईज भी हैं, सर्टिफिकेट कोर्स हैं, अप्रेंटिस में 2 साल सर्टिफिकेट कोर्स भी हैं, और आईटीआईज में क्राफ्ट पर्सन के कोर्सेज भी हैं। तो इसमें आईटीआईज का बड़ा रोल है, आईआईटीज का बड़ा रोल है, पॉलिटेक्निक कॉलेज का बड़ा रोल है। ये सब हमारे यहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन के लिए कार्य करते हैं। व्हाट इज वोकेशनल एजुकेशन? Vocational education is that form of instruction designed to prepare people for industrial or commercial employment. तो उद्योगों में या किसी प्रकार के व्यापार में आसानी से जॉब प्राप्त करने के लिए जो आपको स्किल्ड प्रोग्राम है वही आपका वोकेशनल एजुकेशन स्ट्रक्चर है। कैन बी acquired either formally in trade schools, technical schools or in non or on the job training programs. The more informally by picking up the necessary skills of the job. यह किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से, स्किल प्रोग्राम के माध्यम से आपको प्राप्त की जा सकती है। इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। द कोर्स ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। इंडिया में वोकेशनल लेवल पर कौन कौन से कोर्स किस किस बेस्ड पर चलते हैं उनको हम लोग एक ब्रीफ में देख लेते हैं। देखिए पहला है कॉमर्स बेस्ड। इफ यू आर कॉमर्स, इन स्ट्रीम ऑफ कॉमर्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वोकेशनल कोर्सेज यू कैन फॉलो। ऑफिस सेक्रेटरीशिप, ऑफिस सेक्रेटरीशिप, इसको हम लोग ऑफिस मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। ऑफिस मैनेजमेंट, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के नाम से इसको जानते हैं। ये कर सकते हैं आप। स्टेनोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस। स्टेनोग्राफी, इसको हम लोग कहते हैं शीघ्र लेखक। शीघ्र लेखक ये भी एक वोकेशनल कोर्स है। जैसे किसी भी मिनिस्टर को या किसी भी बड़े व्यक्तियों को स्टेनो मिलता है लिखने के लिए, और उसमें कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी होते हैं। अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग एक कॉमर्स के लिए बहुत अच्छा वोकेशनल कोर्स है। मार्केटिंग एंड सेल्समैनशिप ये भी कमर्शियल है। बैंकिंग, डिटेलिंग, फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए वगैरह, ये सब वोकेशनल कोर्सेज हैं जो आपके लिए अवेलेबल है इफ यू बिलोंग्स टू कॉमर्स स्ट्रीम। देन तो यू शुड नो अबाउट दीज कोर्सेज विच आर रन बाय द सीबीएसई। नेक्स्ट, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कौन कौन से वोकेशनल कोर्सेज अवेलेबल हैं? इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी,
जियो सेप्टिकल टेक्नोलॉजी, फाउंड्री एंड IT applications. So these are the new eras vocational courses available for the engineering students. If you belongs to engineering stream, there are so many vocational short term and half term courses which are available to make you more skilled in vocational. Next, health and paramedical courses. As I told you, medical education is also a vocational program. ऑप्थेलमिक टेक्निक्स, आँखों की जो चिकित्सा होती है उससे संबंधित मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निक्स, जैसे DMLT कोर्सेज होता है, डिप्लोमा इन लेबोरेटरी जो डिप्लोमा होता है ये, और ये ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जो नर्सिस के कोर्सेज होते हैं, चाहे वो नर्सिंग ग्रेजुएशन होते हैं, ये सब वोकेशनल कोर्सेज की ट्रेनिंग है जो अवेलेबल है। और वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज हमारे लोगों को जल्दी से जल्दी स्किल बनाने पर काम करती है किसी न किसी स्किल में। एक्सरे टेक्नीशियन, हेल्थ केयर साइंस, हेल्थ एंड ब्यूटी स्टडीज एंड मेडिकल डायग्नोसिस। आप लैब में काम कर सकते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट हो सकते हैं, लैब असिस्टेंट हो सकते हैं। इनके बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो किसी भी हेल्थ एंड पैरामेडिकल बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट, होम साइंस बेस्ड भी बहुत सारे हैं, जैसे फैशन डिजाइनिंग है, क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन है, टेक्सटाइल डिजाइन है, डिजाइन फंडामेंटल है, म्यूजिक टेक्निकल प्रोडक्शन है और ब्यूटी सर्विसेज हैं। जैसे ब्यूटिशियन का कोर्स करना हो तो ये सब वो हैं जो हमारे होम साइंस रिलेटेड हैं। नेक्स्ट देखेंगे, एग्रीकल्चर बेस्ड पोल्ट्री फार्मिंग है, हॉर्टिकल्चर है, डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ये हमारे पास वो कोर्सेज हैं जो किस पर बेस्ड हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पर बेस्ड हैं। तो ये भी आपके लिए याद रखना जरूरी है कि कौन से कोर्स किस किस पर बेस्ड हैं। नेक्स्ट, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म में फूड प्रोडक्शन है, फूड एंड बेवरेज सर्विसेज हैं, मास मीडिया स्टडीज एंड मीडिया प्रोडक्शन है, बेकरी एंड कन्फेक्शनरी है, एंड फ्रंट ऑफिस है, एंड ट्रेवल एंड टूरिज्म है। इतने सारे कोर्सेज हमारे यहाँ अवेलेबल हैं वोकेशनल। तो हमारा वोकेशनल एजुकेशन का स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जहाँ पर बड़ी संख्या में कोर्सेज अवेलेबल हैं। अदर कोर्सेज की बात करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, लाइफ इंश्योरेंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस। So these are also available courses in vocational aspect which are more valuable to make the people more skilled in various aspect. Courses vocational education courses of offered by the government of India. देखिए, भारत सरकार भी बहुत सारी स्कीम्स और कोर्सेज को समय समय पर लॉन्च करती है वोकेशनल क्षेत्र में। जैसे आप देख सकेंगे, उड़ान, पॉलिटेक्निक, प्रवास, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, आजीविका मिशन फॉर नेशनल रूरल लाइवलीहुड एंड क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम्स। इन सारे प्रोग्राम, जब हम स्कीम्स को डिस्कस करेंगे तो सारी स्कीम्स को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस स्कीम के क्या एस्पेक्ट हैं और उसके क्या इम्पैक्ट हमको देखने को मिल रहे हैं। अभी हम लोग ये देखे थे वोकेशनल का स्ट्रक्चर कैसा है इंडिया में। तो ये था हमारा लेक्चर उन लोगों के लिए जो वोकेशनल और एजुकेशन स्ट्रक्चर को इंडिया में ठीक से समझना चाहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट अस सी कि जो लोग AE की तैयारी कर रहे हैं और जो लोग मैकेनिकल फील्ड से हैं या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड से हैं या सिविल फील्ड से हैं, उनके लिए हमारे यहाँ अवेलेबल है प्रहार बैच है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए सेम बैच है, प्रहार बैच है, और टेस्ट सीरीज है। इसको आप देखेंगे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी है, चैप्टर वाइज टेस्ट भी है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है, टेस्ट नंबर 54। बहुत सारे टेस्ट्स हैं जिसमें आप जुड़ करके इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और जो कुछ हमने अपने इस लेक्चर में डिस्कस किया है, अगर आप उसका PDF लेना चाहते हैं तो आप AEC प्लस ऐप और YT डिस्कशन चैनल से जाकर के ले सकते हैं। ये पब्लिक चैनल है जहां से आप ले सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्टडी, एंड वी विल कंटिन्यू दिस एजुकेशन सिस्टम, वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, एंड हाउ डज इट इज इन्फ्लुएंसिंग आवर स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन। थैंक यू।